चलो, तो कल हमने पढ़ाए थे आपको ओम्स लॉ ना। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा को बोलते कंडक्टिविटी, देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इसका है करंट पर मीटर स्क्वायर, इसका है वोल्ट पर मीटर। ऐसा यूनिट हो जाएगा करंट मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा एम्पियर पर वोल्ट इंटू मीटर, जिसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन की बात करेंगे तो आप डायमेंशन लिख लेना, लिख पाओगे कि नहीं? मैं ही लिख देता हूँ। एम्पियर का ए, मीटर का एल, वोल्ट मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वर्क बाय चार्ज, तो वर्क का एम एल टू टी माइनस टू बाय चार्ज ए टी, तो ऊपर चला गया ए टी। तो ये हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री ए स्क्वायर। ये हो गई कंडक्टिविटी। इसी को सॉल्व करके हमने निकाले V इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ पर R का मतलब रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला हो गया रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम्स, ओम। डायमेंशन हो जाएगा इसका वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज का वर्क एम एल टू टी माइनस टू बाय चार्ज ए टी इंटू ए। इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। जो रो है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है 1 बाय कंडक्टिविटी, इसलिए इसकी जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगा एम्पियर पर वोल्ट इंटू मीटर का उल्टा, वोल्ट पर एम्पियर इंटू मीटर। वोल्ट पर एम्पियर मतलब हो गया, देखो करंट, वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज बाय करंट मतलब रेजिस्टेंस, तो इसे ओम मीटर कहते हैं, ओम मीटर। इस हिसाब से कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, या फिर इसी को OHM इनवर्स पर मीटर कह सकते हैं, और इसको कहते हैं महो, MHO पर मीटर। जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है? तो रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आपने इलास्टिसिटी में पढ़े होंगे, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी पढ़े? इलास्टिसिटी नहीं पढ़े ना? हाँ, तो लेंथ किसी भी वायर का जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वो ऐसे ही करता है। एल एट टेम्परेचर टी इक्वल टू एल नॉट, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ अल्फ़ा है थर्मल कोएफिशिएंट, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस। अल्फ़ा जो है उसे कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट। यही कारण है, क्योंकि रेजिस्टेंस चूँकि रो पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस रो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही वजह से रेजिस्टेंस भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है और
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ में दो और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो लेंथ और एरिया पे। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बदलने से बदल जाएगा। दूसरा टर्म टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जैसा रजिस्टिविटी वैसा ही रेजिस्टेंस, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लीनियर एक्सपेंशन जैसा है। आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर अल्फा का यूनिट जो डेल्टा टी का यूनिट केल्विन, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये वाला यूनिट भी ओम, तो दोनों तरफ का यूनिट सेम होना चाहिए। आपने पढ़े होंगे यूनिट डायमेंशन में ऐसा फिजिकल फार्मूला जिसका दोनों साइड का यूनिट डायमेंशन सेम हो तभी वो वैलिड हो सकता है, अदरवाइज वैलिड नहीं हो सकता है। मतलब सेम होने के बाद भी चांसेस रहता है कि वैलिड ना हो। तो लेकिन जो फार्मूला सही है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही, बराबर। तो अगर ये साइड रेजिस्टेंस है ओम तो ये साइड भी ओम हो गया, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस है, और डायमेंशनलेस होने का मतलब 1 तो डायमेंशनलेस होगा ही, अल्फा डेल्टा टी भी डायमेंशनलेस होगा। तो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, उसका यूनिट होगा केल्विन, तो अल्फा का यूनिट हो जाएगा पर केल्विन, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स, इसे पर केल्विन कहते हैं, पर केल्विन कहते हैं। ये थर्मल कोएफिशिएंट हुआ, थर्मल कोएफिशिएंट हुआ, ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट है। अब ये अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर के लिए जितने भी सेमी कंडक्टर मटेरियल, अल्फा जो है वो मतलब लैब के अंदर जो है डिफाइंड डेटा है, लैब के अंदर निकाला गया डेटा है। तो जो डेटा सेमी कंडक्टर के लिए निकला, सेमी कंडक्टर मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब पढ़े होंगे ना आपने पीरियड टेबल में। जो 14th ग्रुप एलिमेंट होता है कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, उसके नीचे जो है सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टीज बिहेव होना चालू हो जाता है। मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब सेमी कंडक्टर मटेरियल है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल में अल्फा नेगेटिव होता है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ना मतलब फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा, इनिशियल टेम्परेचर कम, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, और अल्फा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये टर्म जो है 1 मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा ऐड होने के बाद 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सेमी कंडक्टर के अंदर अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एट इनफाइनाइट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और जब टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत कम करते 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 मान लो कि 0 केल्विन पे चले गए। 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जानते हैं ना आप ये बातें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम करते करते एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। और जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 होता है उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं उसे? सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो आप ये समझो कि एट 0 केल्विन को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सवाल में कभी आएगा थियोरेटिकल, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव्स एज सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो कंडक्टर होता है वो बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। लेकिन जब सेमी कंडक्टर में अल्फा नेगेटिव होगा तब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव, तो प्लस और इंटू माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये टर्म 1 माइनस, तो 1 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ इनफाइनाइट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, मतलब सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर।
और 0 केल्विन पे टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर 0 केल्विन पे लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होने का मतलब इंसुलेटर हो जाएगा। मतलब एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर जो है वो किसके तरह काम करेगा, सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर के तरह काम करेगा, इंसुलेटर के तरह काम करेगा। बरोबर, ये बात समझ गया। यही कारण है चूँकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल जैसा बिहेव करता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। यही वजह है कि ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर में नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। और कंडक्टर में चूँकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक जैसा बिहेव करता है तो यहाँ ओम्स लॉ वैलिड होता है। यहाँ कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है। यहाँ जो ग्राफ बनाते हैं रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, ध्यान रहे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ टेम्परेचर को मैं डिग्री में ले लेता हूँ, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस है इतना R0, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इक्वेशन को देख के लगता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के, ऐसा नहीं होकर के ग्राफ थोड़ा सा इस प्रकार का होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सवाल JEE में पूछा गया है ग्राफ बना करके, ठीक है। NCERT में ये ग्राफ बना करके दिया हुआ है कॉपर मटेरियल के लिए, पर सभी कंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा ही होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता रेजिस्टेंस का। अपन को इस बात को ध्यान रखना है, याद ही रखना है कि एक लेवल से शुरुआत होकर के हल्का सा कर्व जैसा बढ़ता है ऊपर टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है। ये हुआ इसका ग्राफ रेजिस्टेंस का। अब ये 2 फैक्टर के अलावा 2 फैक्टर और है जिस पे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर है लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसमें भी थोड़ा गेम है। तो पहले आप इतना लिख लो फिर उसकी बातें करते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चंस बनाया हूँ, एक और बना देता हूँ, ऐसा बनाओ आप, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ। यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा जैसे केल्विन में हो और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री हो, तब भी कोई यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस केल्विन का होगा वही डिफरेंस डिग्री का होगा। इस वाले सवाल में देखो
20 डिग्री पे दिया हुआ 50 डिग्री पे निकालना है। तो आर एट 50 इक्वल टू आर एट 20 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 40 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 0.01 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 30, 40 इंटू 1 प्लस 0.3, 40 इंटू 1.3 52 ओम। ऐसा निकालोगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें रेजिस्टेंस 0 डिग्री वाला यूज़ होना है, तो इसीलिए इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। आर एट 20 इक्वल टू आर एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, फिर आर एट 50 इक्वल टू आर एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर डेटा रखेंगे, आर एट 0 पता नहीं है, मतलब ऐसा आर एट 20 के लिए 40 रखेंगे इक्वल टू आर एट 0 मालूम नहीं है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 रखेंगे, डेल्टा टी 0 और 20 के बीच में 20 का डिफरेंस। फिर आर एट 50 हमको मालूम नहीं है, वो निकालना है। आर एट 0 भी मालूम नहीं है, 1 प्लस अल्फ़ा की जगह 0.01 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 0 और 50 में 50 का हो जाएगा, वो यहाँ रखेंगे। अब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, आर एट 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे हमको ये निकल जाएगा 40 बाय आर एट 50 इक्वल टू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो 0.2 तो 1.2 हो गया ऊपर में, नीचे में 1.5 हो गया। तो आर एट 50 इक्वल टू 40 इंटू 1.5 बाय 1.2 हो जाएगा 60, 60 बाय 1.2 हो जाएगा 50, तो आंसर हो गया 50 ओम। देखो फ़र्क आया, यहाँ 52 आया और वहाँ 50 आया। ये दोनों तो नॉर्मल है, आपको बन ही गया होगा। अब तीसरा लाइन है रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। इसमें दो प्रकार के केस बनते हैं। पहला कंडीशन ऐसा कि अगर वायर की वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वायर की वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब वायर को खींच करके बड़ा कर रहे हैं या कंप्रेस करके छोटा कर रहे हैं, ऐसा वाला। और दूसरा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो, दो अलग अलग वायर हो, काट करके हम दो वायर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन, टू डिफरेंट वायर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, सेम वायर सेम वॉल्यूम इन टू डिफरेंट कंडीशन। मतलब वही वायर है पर अलग अलग कंडीशन में है, कभी छोटा कर दिया गया कंप्रेस करके, कभी खींच करके बड़ा कर दिया गया। और ये दो डिफरेंट वायर है, मतलब एक वायर है जिसे कट कर दिया, या ऐसे दो अलग अलग वायर के बीच में कंपेयर करने बताएं। तो यहाँ पे आप समझो कि एक वायर है ऐसा टाइप का, इसी को खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा वाला। सेम वायर को रीमोल्ड करना वर्ड रहेगा क्वेश्चंस में, क्या रहेगा तो ये समझेंगे, रीमोल्ड, कंप्रेस, स्ट्रेच्ड, एक्सटेंडेड, ये सब वर्ड रहेगा तो आपको समझ जाना है कि दूसरा कंडीशन है। और अगर नॉर्मल सवाल है, दो डिफरेंट वायर है, जो कि आता नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं आता, दो डिफरेंट वायर सेम एरिया के, दो वायर है बट लेंथ अलग है, ठीक है।
और दूसरा वाला में सेम लेंथ के 2 वायर है बट एरिया अलग है। ठीक है, ऐसे सवाल रहेंगे तो ये वाला कंडीशन, मतलब इसमें एरिया सेम है, लेंथ डिफरेंट है, और इसमें लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जब ऐसा कंडीशन हो तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा, लेंथ आधा करने से रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, बराबर। एरिया इन्वर्सली, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के हिसाब से भी बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायमीटर के हिसाब से भी बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 2 अलग अलग वायर है जिसकी एरिया सेम है बट लेंथ एक का लेंथ जो है दूसरे के लेंथ से डबल है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। या एक का लेंथ दूसरे के लेंथ से आधा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसा सवाल आएगा कि 2 अलग अलग वायर है जिसका लेंथ सेम है बट एक का एरिया दूसरे के एरिया से डबल है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ये वाला कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सेम वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, मतलब ना एरिया कांस्टेंट है ना लेंथ कांस्टेंट है, एरिया इंटू लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। जैसे ही खींचेंगे पतला होगा, मतलब वायर का लेंथ बड़ा होगा तो एरिया छोटा होगा, जैसे ही दबाएंगे ऐसे तो वायर का लेंथ छोटा होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, बराबर। इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ऐसे केस में देखो अगर मैं लेंथ के हिसाब से सोचूं तो आर फॉर प्रोपोर्शनल टू एल बाई एरिया है, तो मैं इसे एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अगर लेंथ का रिलेशन गिवन हो तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लेंथ का इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसी में आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए में मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी यहाँ लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अभी एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तब वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ए मतलब पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियस पे पावर 4, मतलब डायमीटर पे पावर 4। तो सवाल में अब रेडियस के टर्म में दिया कि डायमीटर के टर्म में दिया कि एरिया के टर्म में दिया, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तब है जब एरिया का इन्फॉर्मेशन गिवन हो, एरिया, रेडियस और डायमीटर इसका इन्फॉर्मेशन गिवन हो, लेंथ का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा सवाल में बोलेगा एक वायर है कॉपर की जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम थी, अभी उसको ऐसा खींचे कि लेंथ डबल हो गया। तो इसका मतलब एरिया के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन बोलेगा लेंथ डबल हो गया, तो सेम वायर को खींचेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो बताओ ये वाला कंडीशन लगाएंगे कि ये वाला कंडीशन लगाएंगे, ये वाला। तो लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना, पहले 10 ओम था, अब कितना हो जाएगा 40 ओम, बराबर। तो ऐसे 2 अलग अलग कंडीशंस बनेंगे रेजिस्टेंस के लेंथ और एरिया पे। आप सवाल को पढ़ करके आपको समझना है कि दोनों में से कौन सा कंडीशन का सवाल है। ये वाला कंडीशन का सवाल रेयरली ही पूछा जाता है, ये सब 10th लेवल में ही पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पूछा जाएगा तो उसी में से कुछ पूछा जाएगा जिसमें आपको सवाल में रीमोल्ड वर्ड रहेगा। मैंने वर्ड भी लिख दिया कि ये वर्ड दिखे तो आप समझ जाना कि ये वाला कंडीशन है। रीमोल्ड, कंप्रेस, स्ट्रेच, एक्सपेंडेड, ये सब वर्ड रहेगा जिसका मतलब ऐसा होता है कि सेम ही चीज़ को फिर से बना करके दूसरे तरीके से पेश कर दिया गया है, बराबर। तो उसमें एक का इन्फॉर्मेशन देगा, या तो लेंथ का इन्फॉर्मेशन देगा या एरिया का इन्फॉर्मेशन देगा। लेंथ का इन्फॉर्मेशन दिया तो ये फार्मूला, एरिया का इन्फॉर्मेशन दिया तो ये फार्मूला। ठीक है, मैं क्वेश्चन 2-4 कराता हूँ, पहले आप ये लिखो, फिर मैं दोनों वेराइटीज़ में सवाल कराऊँगा। हो गया लिख करके? क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखो, सभी वैरायटी का एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 वायर having same area of cross section but length in the ratio of 1:4, length in the ratio of 1:4, length in the ratio of 1:4,
if small wire has resistance, if a small wire has resistance 10 ohm, 10 ohm, small wire has resistance 10 ohm, then resistance of large wire, आंसर आ गया 40। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब पहला वाला कंडीशन लगेगा कि दूसरा वाला, फर्स्ट वाला ना, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ का रेशियो 1:4 है, तो रेजिस्टेंस का भी रेशियो 1:4 होगा, मतलब पहला 10 है तो दूसरा 40 होगा। R प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए R1/R2 इक्वल टू L1/L2। पहला जो है 10 है तो दूसरा कितना होगा 1/4 रिलेशंस, तो R2 की वैल्यू 40। अगला सवाल, a wire have resistance, a copper wire have resistance, copper wire have resistance 30 ohm, is remold such that its radius of cross section becomes double, radius of cross section becomes double, find the new resistance, radius of cross section becomes double, find the new resistance। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पे पावर 4 ना, तो डबल हो गया तो मतलब 1/16 हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, पहले वाला रेजिस्टेंस है कितना 30 ओम, तो दूसरा वाला हो जाएगा 13/16, 30/16, 7.5 आ रहा है नहीं, 15/8, 1.96 वगैरह ऐसा कुछ आएगा। तो R1/R2 इक्वल टू रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R2/R1 का पे पावर 4, ऐसा R1 की वैल्यू 30, R2 की वैल्यू निकालना है डबल 2R/R पे पावर 4, 2 पे पावर 4, तो ये हो गया 16, इसलिए R2 की वैल्यू 30/16। जिनको मान लो एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए ये सोल्यूशन है, ये स्टेप बाय चलो। आपको भी नहीं समझ रहा है, ऐसे देख रहे हो। अगला सवाल, एक और, कॉपर वायर हैव रेजिस्टेंस 10 ओम, कॉपर वायर हैव रेजिस्टेंस 10 ओम, stretch such that copper wire have resistance 10 ohm, stretch such that its length becomes triple, then new resistance will be, बताओ कितना होगा 90 ओम, क्योंकि क्या लगेगा R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, R1 पता है 10, R2 मालूम नहीं, लेंथ बिकम्स ट्रिपल, तो L/3L 1/9, तो R2 की वैल्यू 90। इस टाइप की बातें समझ गए। लिखो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में R इक्वलेंट इक्वल टू, अपने से खुद ही से लिख लो, प्लस सो ऑन। अब ये तो मैं सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत समय दिया था कैपेसिटर में। 1/R इक्वलेंट इक्वल टू
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऑन 2 के लिए R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2 R इक्वलेंट इक्वल टू R बाय N अगर सब बराबर है तो, और इसमें R इक्वलेंट इक्वल टू N इंटू R अगर सब बराबर है तो। इतनी बातें आप लिख लो। समझाना पड़ेगा क्या, कैसे सीरीज निकालना, कैसे पैरेलल निकालना, कैसे पहचानना, सब ऑलरेडी बहुत करें। ठीक है चलो जाओ।